Hello aspirants, welcome back to the NDA Geography 15-minute one-shot series. In the previous lecture, we covered the atmosphere, its origin, components, and its structure. Today, we will understand how the sun powers our atmosphere through insolation, what the solar constant is, facts affecting insolation, the spectrum of sunlight, and the temperature distribution. We will also learn about humidity, its sources, factors affecting it, and the different types of humidity. These topics are extremely important for NDA, CDS, FCAT, and other defense exams. So stay focused for the next 15 minutes because we are going to cover all the exam important concepts in a very quick, crisp, and easy to understand manner. Let's begin. Insolation. What is insolation? The Earth's surface receives most of its energy in short wavelengths. The energy received by Earth is known as incoming solar radiation, which in short is termed as insolation. जो एनर्जी सन से रिसीव होता है अर्थ को इन द फॉर्म ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म. और उसका सोर्स क्या हो जाता है? तो सोर्स हो जाता है तीन चीज़. पहला तो सोलर रेडिएशन, दूसरा ग्रेविटी, तीसरा एंडोजेनेटिक फोर्स. Solar radiation, we know that it is the electromagnetic energy that is emitted by the sun, and it travels through space and provides the primary source of light and heat to the earth, or we can say for earth. फिर एंडोजेनेटिक फोर्स है, तो वो क्या हो जाता है? ये हमारा इंटरनल प्रेशर्स होता है, फोर्स होता है जो कि अर्थ के अंदर से ऑरिजिनेट होता है, अर्थ के अंदर से निकलता है. फिर मैकेनिज्म क्या हो जाता है सोलर रेडिएशन का? पहला तो है कि जो सोर्स होता है एनर्जी का ऑफ सन इज़ इट्स इंटीरियर. उस सन के भी अंदर से हमारा एनर्जी निकलता है, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण. देन फिर जो हमारा एनर्जी निकला है वो ट्रांसमिट होता है टू द अर्थ सरफेस. सन से अर्थ की ओर जाता है वो हीट एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. फिर हमारा आता है सोलर कांस्टेंट. Solar insolation is the amount of solar radiation or solar energy received in a unit area at an average distance between sun and earth. सोलर इंसुलेशन क्या है? जितना अमाउंट सोलर रेडिएशन का वो जो एनर्जी है वो रिसीव होता है यूनिट एरिया, एक एवरेज डिस्टेंस जो हमारे सन और अर्थ के बीच में होता है वहाँ पे, उसको सोलर इंसुलेशन बोलते हैं. उसको हम लोग कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से मेजर करते हैं. On an average, the Earth receives 1.94 calories per centimeter square per minute at the top of its atmosphere. हम लोगों ने ये देखा कि इंसुलेशन होता क्या है, उसका सोर्स क्या है. तो तीन सोर्स थे, सोलर रेडिएशन हो गए, ग्रेविटी हो गया, एंडोजेनेटिक फोर्स हो गया. फिर सोलर रेडिएशन का मैकेनिज़्म क्या होता है? तो सन के अंदर से हमारा जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर के कारण वहाँ पे एनर्जी होता है, बनता है. फिर वो एनर्जी अर्थ से सन से अर्थ तक ट्रैवल करता है, ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ये था मैकेनिज़्म. देन हम लोगों ने सोलर कांस्टेंट को देखा, किस चीज़ से मेजर करते हैं उसको, कितना ऑन एन एवरेज हमें एनर्जी अर्थ को रिसीव होता है. फिर हमारा टॉपिक आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड हो गया, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हो गया, फिर सन स्पॉट, मेटियोरेटिक डस्ट. लैटिट्यूड क्या? लो लैटिट्यूड पे वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई लैटिट्यूड पे लो टेम्परेचर होता है. फिर हमारा ड्यूरेशन डे एंड नाइट का, अगर समर में देखें तो ड्यूरेशन डे का ज़्यादा होता है नाइट से. अगर हम लोग समर में देखें तो ड्यूरेशन डे का ज़्यादा होता है नाइट से. अगर विंटर में देखें तो ड्यूरेशन डे का जो होता है वो कम होता है नाइट से. डिस्टेंस देखते हैं अगर हम लोग सन और अर्थ के बीच में, दूरी अगर कम होता है तो उसको पेरीहीलियन बोलते हैं, दूरी ज़्यादा होता है तो एपीलियन बोलते हैं. सन स्पॉट फर्स्ट ईयर इंसुलेशन लो, 11th ईयर इंसुलेशन हाई. मेटियोरिटिक डस्ट इंसुलेशन लो. तो ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इंसुलेशन को. लैटिट्यूड कम पे हमारा टेम्परेचर हाई होता है, हाई होगा तो ज़्यादा सोलर रेडिएशन निकलता है वहाँ पे, तो ज़्यादा एनर्जी रिसीव होगा अर्थ सरफेस को. वही हमारा हाई लैटिट्यूड है तो लो टेम्परेचर होता है. अब ड्यूरेशन डे और नाइट में भी यहाँ पे इस चीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. अगर ज़्यादा ड्यूरेशन होगा डे का तो उसमें भी हम लोग को सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव होंगे ना अर्थ सरफेस को. फिर डिस्टेंस क्या है सन और अर्थ का, उस ये भी इफ़ेक्ट करता है इंसुलेशन पे. मेटेरिटिक डस्ट ज़्यादा होंगे तो इंसुलेशन कम होता है.
देन हमारा टॉपिक आ जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। यहाँ पे हमारा कुछ दिया हुआ है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, हीट एंड माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव, इन सभी का वेवलेंथ दिया है। देन हमारा हीट बजट आ जाता है। हीट बजट मतलब होता है नेट हीट रेडिएशन, जो कि हमेशा बैलेंस्ड रहता है। हीट बजट यही बताता है कि जो नेट हीट रेडिएशन होता है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक इंसुलेशन। की इंसुलेशन होता क्या है, उसका सोर्सेस क्या है, उसमें जो सोलर रेडिएशन होता है उसके मैकेनिज़्म क्या है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे मेजर करते हैं, फैक्टर्स क्या है इंसुलेशन पे जो इफेक्ट करता है इसको, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। Indirectly, sun is the major source of atmospheric temperature, cause atmosphere received very low amount of energy from the sun. It received most of the energy from long wave terrestrial radiation. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है कि जो हमारे अर्थ सरफेस को एनर्जी रिसीव करता है वो सन से, तो वो किस फॉर्म में करता है, तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में करता है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, गर्म होता है, वो 3 मेथड से होता है। एक कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? जब हमारा पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होता है बिना अपने पोजीशन को चेंज किए, मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा बट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ कंडक्शन। रेडिएशन अगर देखें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बिना किसी मीडियम के, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो उसको रेडिएशन बोलेंगे। और जो हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ में, वो इसी मेथड से होता है, दैट इज़ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द एटमॉस्फेयर। थर्ड मेथड अगर देखें कन्वेक्शन, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स सच एज गैसेस और लिक्विड्स। ये तो था टेम्परेचर कि कैसे हमारा इंक्रीज़ होता है, सन से कैसे अर्थ में आता है, किस फॉर्म में एनर्जी हमारा रिसीव होता है। ना अब हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें भी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि एक फैक्टर्स बनते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे लैटिट्यूड अगर देखें तो हमारा ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, यहाँ पे लो लैटिट्यूड होते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और वहीं यहाँ पे हाई लैटिट्यूड पे कम टेम्परेचर होता है। एल्टीट्यूड अगर देखें तो अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस के हाइट से 1 किलोमीटर ऊपर जाएं, तो 6.48 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो नियर सी रेंज ऑफ टेम्परेचर लो, फार फ्रॉम सी रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दिल्ली रीजन अगर देखें तो वहाँ पे नियर कोई उतना ज़्यादा सी नहीं होता है, कोस्टल रीजन नहीं है, तो समर में ज़्यादा उतना ही ज़्यादा गर्मी होगा और विंटर में उतना ही ज़्यादा ठंड। लेकिन अगर गोवा देखें कोस्टल रीजन, तो वहाँ पे गर्म भी उतना नहीं होता है और ठंड भी उतना नहीं होता। द एरिया नियर द सी इट हीटेड स्लोली एंड कूल डाउन स्लोली बिकॉज स्पेसिफिक हीट एनर्जी ऑफ वाटर। जो हमारा समुद्री इलाका होता है, वहाँ पे जो आसपास का जगह होता है, वो गर्म भी उतना ही धीरे होगा और ठंड भी उतना ही धीरे होगा। क्या रीज़न है? द स्पेसिफिक हीट एनर्जी ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो उतना हीट एनर्जी जो कि एक टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हो, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। और वही स्पेसिफिक हीट एनर्जी जो वाटर का होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमारा जो एरिया होता है नियर द सी, वो गर्म भी उतना ही स्लो होता है और कूल डाउन भी उतना ही स्लो होगा। नाउ नेचर ऑफ ग्राउंड। अब यहाँ पे एक चीज़ है एल्वेडो, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ही कम टेम्परेचर होगा। तो स्नो है, 90% वो रिफ्लेक्ट कर देता है एनर्जी को, सनलाइट को, तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे उतना ही कम टेम्परेचर होता है। फिर यहाँ नॉर्मल ग्राउंड 10% रिफ्लेक्ट करता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। डेजर्ट में 30% रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ पे हमारा 30% रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ब्लैक सॉइल में और 6 to 8% ही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो और ज़्यादा टेम्परेचर। प्रिवेलिंग विंड अगर हम लोग देखें तो इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट और डोमिनेंट डायरेक्शन दैट द विंड ब्लोज इन अ स्पेसिफिक रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओशन करंट भी एक हमारा पॉइंट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
टेम्परेचर में कि वार्म करंट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और कोल्ड करंट टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल्स है वार्म करंट के कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, कुरोशो करंट हो गया। देन कोल्ड करंट का एग्जांपल हमारा कैलिफोर्निया करंट हो गया, लेब्राडोर करंट हो गया, पेरू हो गया, हम्बोल्ट करंट जिसको बोलते हैं। तो ये था टेम्परेचर का कि यहाँ पे हमारा किस सोर्स से ये गर्म होता है, कैसे कौन कौन से मेथड होते हैं एटमॉस्फेयर को हीटअप करने के, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फैक्टर्स होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो हो जाता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फियर एट द रेट ऑफ 6.48 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर नॉर्मल लैप्स रेट। इसमें बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर में तो हमारा 6.48 डिग्री सेल्सियस कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या हो जाता है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, इसको हम लोग नेगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग कुछ दो लेयर्स पढ़े थे, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया जिसमें कि ये सेकेंड लेयर था, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था। देन थर्मोस्फेयर हो गया जिसमें टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज़ कर रहा था। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का देखें तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। Thus, low latitudes are characterized by high temperature and high latitudes are characterized by low temperature. Highest temperature recorded at El Aziziya, Libya. वही चीज़ है यहाँ पे जैसे कि अर्थ होता है, ये इक्वेटर, लो लैटिट्यूड पे हमारा हाई टेम्परेचर होगा, हाई लैटिट्यूड पे हमारा लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो ऑन एन एवरेज इक्वेटर से पोल जाते जाते वो डिक्रीज़ करता है। ये था हमारा टेम्परेचर के बारे में। हमारा इंसोलेशन और टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी है। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर या एयर बोल लूँ, उसमें जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। जो एक सब्सटेंस है, लेटेंट हीट हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं कि एक सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज 4 to 5% बाय वॉल्यूम। ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर वेरीज टेम्पोरली एंड स्पेशली। टेम्पोरली मतलब होता है टाइम टू टाइम भी हमारा वेरी करता है ह्यूमिडिटी, और स्पेशली मतलब मीन्स प्लेस टू प्लेस भी हमारा वेरी करता है। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइग्रोमीटर। Now, source of humidity. Main source of humidity is evaporation to evapotranspiration. The maximum humidity occur between 10 degree north and 10 degree south latitude. तो मेन सोर्स हम लोग ह्यूमिडिटी का देखें कि ये हमारा एवापोरेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। देन जो मैक्सिमम हमारा ह्यूमिडिटी होता है वो कहाँ पे होगा? 10 डिग्री नॉर्थ पे एकदम ऊपर और 10 डिग्री नीचे साउथ पे। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, और विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा। तो ये था कि ह्यूमिडिटी होता क्या है, फिर वो कैसे वेरी करता है, उसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसका सोर्स क्या है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखें 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है? तो पहला पॉइंट कि ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में अमाउंट जो होता है वाटर वेपर का, कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर वेपर का कितना वेट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर यूज़ किया गया है और ये किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम पर मीटर क्यूब। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का हो गया। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारा प्लेस टू प्लेस जो अर्थ के सरफेस होता है उसका प्लेस टू प्लेस पे डिफर करेगा। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को अगर देखें तो ये एक्सप्रेस होता है वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ एयर, और ये एक्सप्रेस होता है ग्राम पर केजी में। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सिंस इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वेट्स, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर वेपर है, पर यूनिट वेट ऑफ एयर है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वेट में मेजर हो रहा है, इसीलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इफेक्टेड नहीं होता है बाय चेंज इन प्रेशर या टेम्परेचर। तो क्या मतलब है इसका?
कि जो अगर हमारा प्रेशर में चेंजेस आ रहा है या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिट्स ऑफ वेट्स में मेजर हो रहा है। वेट ऑफ वाटर वेपर बाय पर यूनिट वेट ऑफ एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो वेरिएबल होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, डिफर करेगा, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा कांस्टेंट होता है। अब आ जाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है? रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट द सेम एयर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब एक समय पे एक टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, बाय कितना होना चाहिए, दैट रेशियो इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन वाटर वेपर इन एयर। जितना ज़्यादा वाटर वेपर बढ़ेगा वैसे 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 रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा डिक्रीज कर जाता है। देन इट इज़ ग्रेटर ओवर द ओशंस एंड लीस्ट ओवर द कंटिनेंट्स। ओशन के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और कंटिनेंट्स के ऊपर कम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम 100%, एयर बिकम सेचुरेट। सेचुरेट होने का मतलब है कि हो गया, अब इसमें वाटर वेपर मैक्सिमम जितना होना चाहिए था उतना हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 100% हो जाता है। एंड आफ्टर दिस कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ड्यू पॉइंट ऑकर्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%। 10 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर 100 होगा, अब फुल होगा तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, फिर वाटर वेपर इससे थोड़ा कम हुआ तो 52% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब वाटर वेपर और कम हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। कंडेंसेशन देखते हैं, तो कंडेंसेशन इज व्हाट? द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है। एंड क्या प्रोसेस है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना कम कंडेंसेशन होगा, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अगर बात करें तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोसेस क्या होता है कंडेंसेशन का? तो एज द टेम्परेचर फॉल्स, कंडेंसेशन स्टार्ट अराउंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड these tiny dust particles are called hygroscopic nuclei. The process of condensation result in to dew, fog, mist and cloud. This was all about this lecture कि इसमें इंसोलेशन क्या होता है, टेम्परेचर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रम, फिर ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसका सोर्स क्या है, फैक्टर्स कौन सा है, फिर उसके टाइप्स, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव एंड कंडेंसेशन, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. In the next lecture, I am going to explain you the topic